रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ तुम चिंता मत करो यार, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अरे कह दिया ना, नहीं होंगी लेट, बस आ जाऊंगी। रिंकी कॉल पर किसी से बातें कर रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसे देखकर एक कोने में छुपकर उसकी बात सुनने लगती है और कहती है, ये बहू किससे छुप छुप कर कॉल पर मिलने की बातें कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा हो? देखना पड़ेगा। इतना कहकर कमला रिंकी के पास जाती है और उसे कहती है, क्या बात है बहू, इतनी बन ठन कर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आज किसी से मिलने जा रही है क्या? नहीं माँ जी, आज मुझे बाजार से कुछ सामान लेने जाना है, तो बाजार ही जा रही थी। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताओ, मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। मुझे कुछ नहीं मंगाना, लेकिन सच बता, तू बाजार ही जा रही है या फिर कहीं और? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच में बाजार जा रही हूँ, और मैं अकेली नहीं, मेरी एक दोस्त भी है, वो साथ जा रही है मेरे। आप चिंता मत करो, जल्दी आ जाऊंगी मैं। दाल में कुछ तो काला है। पहले ये मुझसे बहाने कर रही थी, अब ये कह रही है कि इसकी कोई दोस्त इसके साथ बाजार जाएगी। इस पर नजर तो रखनी पड़ेगी। क्या बात है माँ जी, कहाँ खो गई? अब अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर अब रिंकी वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू पर नजर रखने के लिए उसकी सास भी उसके पीछे चल देती है। रिंकी आगे आगे और उसकी सास उसके पीछे पीछे, और वो देखती है कि रिंकी किसी लड़के से बातें कर रही थी, लेकिन वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाती और कहती है, मुझे तो लग ही रहा था कि ये किसी लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन अभी कुछ बोलूंगी तो ये बहाना कर देगी। इससे पहले इस पर नजर रखनी होगी और फिर अपने बेटे को इसका असली चेहरा दिखाऊंगी। इतना कहकर अब वो अपने घर वापस आ जाती है और कुछ देर बाद रिंकी भी अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी सास सामने सोफे पर बैठी थी। ये देखकर रिंकी कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं, मैं तो यहाँ तेरा इंतजार कर रही थी। ये बता, बाजार से घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? कहीं और भी गई थी क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बाजार ही गई थी। मैंने आपको बताया तो था, फिर मैं आपसे झूठ बोलकर कहीं और क्यों जाऊंगी? सच सच बता, बाजार ही गई थी या फिर कहीं और गई थी? आपसे झूठ बोलने पर मुझे क्या मिलेगा? मैं बाजार ही गई थी। समझ रही हो, सब एक नंबर की झूठी है। ये कोई बात नहीं है। वैसे भी मुझे ये एक आंख नहीं भाती। अगर ऐसी हरकतों से ये घर से निकलती है तो इसमें बोलना ही क्या है? वो तो समझ आ रहा है। माँ जी, अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो क्या मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूं? थक गई हूँ मैं आज। हाँ, जा कर ले आराम। बहुत बड़ा काम करके आई है ना, जैसे अपने यार के साथ घूमने में ही थक गई होगी। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पर कमला की बेटी यानी कि रिंकी की ननद आरती आती है और रिंकी से कहती है, भाभी, किसी ने आपको देखा तो नहीं ना? और माँ को आपने कुछ बताया तो नहीं? आरती, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चला और ना ही कभी पता चलेगा। मैं सब संभाल लूंगी, तुम जाकर आराम से सो जाओ। और आज मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ। ठीक है भाभी, आप भी आराम कर लीजिए। इतना कहकर दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। और ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह रिंकी का पति नितिन रिंकी से कहता है, रिंकी, अभी मेरे बॉस का कॉल आया है और उन्होंने कहा है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा और वापस आने में मुझे लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा, इसलिए जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। लेकिन जी, इतनी जल्दी ये सब क्यों? आप आराम से 1-2 दिन में चले जाना, जल्दबाजी में जाना सही नहीं है। अब इसमें मैं क्या करूँ रिंकी? बॉस ने कहा है, उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी ना। अगर नहीं मानी तो जॉब से निकाल देंगे। ठीक है, अगर इतना ही जरूरी काम है तो आप आराम से जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। रिंकी जल्दी जल्दी नितिन का सामान पैक कर देती है और नितिन बिना किसी को बताए घर से काम के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद रिंकी की सास आती है और रिंकी से कहती है, अरे बहू, इतनी देर हो गई और अभी तक नितिन काम पर जाने के लिए बाहर नहीं आया। क्या बात है, आज उसे नहीं जाना क्या काम पर? ओ माँ जी, मैं तो बताना ही भूल गई। नितिन जी को उनके बॉस ने किसी काम से 1 हफ्ते तक बाहर भेजा है। अब वो काम पूरा होने के बाद ही आएंगे। अच्छा, लेकिन उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अपनी माँ को कुछ भी बिना बताए ऐसे कैसे जा सकता है वो? तूने उसे रोका भी नहीं? माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की पर वो रुके ही नहीं और काम के लिए निकल गए। अब इसमें मैं क्या करती? हाँ,
तू क्यों रोकेगी? तुझे तो अब आजादी मिल जाएगी। अब तो रात में भी तेरा पति घर पर नहीं होगा। अब तो तू अपने आशिक को आसानी से मिल पाएगी। माँ जी, आप जब भी मुझसे बात करती हो तभी भी आप कहीं खो जाती हो हमेशा। कुछ नहीं, मैं तो बस अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। मेरे बेटे ने ढंग से कुछ खाया भी नहीं होगा, ऐसे ही चला गया काम पर। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? वो जल्दी वापस आ जाएंगे, उन्होंने कहा है। ज्यादा दूर थोड़ी गए हैं वो। अच्छा, अब आप जाकर आराम कीजिए और मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर रिंकी किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात कमला अपनी बहू पर नजर रखने के लिए उसके कमरे के पास जाती है, जहाँ उसे जोर जोर से रिंकी के हंसने की आवाजें आती है और कमला उसकी बातें सुनने के लिए खड़ी हो जाती है। अरे यार, कितना मजाक करते हो तुम। जब शादी हो जाएगी ना, तब पता नहीं तुम क्या करोगे। ये सब क्या हो रहा है? मेरे बेटे के होते हुए मेरी बहू किसी पराये मर्द से बात कर रही है। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अब कमला रिंकी के कमरे में चली जाती है और कमला को देखकर रिंकी जल्दी से कॉल काट देती है और रिंकी कहती है, अरे माँ जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? आपको नींद नहीं आ रही क्या? हाँ बहू, मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे लगा कि तेरे कमरे में आकर सो जाती हूँ। और वैसे भी यहाँ पर नितिन नहीं है, तो कहीं तुझे अकेले में डर ना लगे, इसीलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। नहीं माँ जी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं अकेली सो सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं कौन सा तेरी इज्जत पर हाथ डाल रही हूँ। मैं तो बस इसीलिए यहाँ आई क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। अगर तू नहीं चाहती आज मैं यहाँ रुकूं तो मैं चली जाती हूँ। अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझ पर नजर रख रही हैं, पर कोई बात नहीं, अब रोक ही लेती हूँ इन्हें, वरना बेबात शक ही करेंगी। इतना कहकर अब रिंकी कमला को रोक लेती है और अपने कमरे में सोने के लिए कह देती है और पूरी रात ये देखने की कोशिश करती है कि कहीं उसकी बहू रात में किसी से मिलने तो नहीं जाएगी या फिर वो किसी से बात तो नहीं करेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। रात के समय फिर से उसी लड़की का कॉल आता है और रिंकी धीमी आवाज में कहती है, अरे इस टाइम कॉल मत करो, माँ जी मेरे कमरे में ही है, मेरे साथ ही सोई हैं वो। मुझे तो लगता है कि उन्हें हम पर शक हो गया है। अब ये सब खत्म करना ही होगा। मुझे तुम कल सुबह मंदिर में मिलना। मुझे लगा ही था कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब मैं इससे कल रंगे हाथ पकड़ लूंगी। इतना कहकर अब कमला सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह जब कमला की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू वहाँ नहीं थी और ये देखकर वो जल्दी से उठकर पूरे घर में रिंकी को ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं थी। और फिर कमला जल्दी से मंदिर जाती है तो देखती है कि मंदिर में किसी की शादी का मंडप लगा हुआ था। ये देखकर उसे लगता है कि उसकी बहू किसी और से शादी करने जा रही है, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से रिंकी का पति और उसके साथ एक आदमी बाहर आता है, जो कि कमला का पति यानी रिंकी का ससुर था। जिसे देखकर कमला कहती है, आप यहाँ कब आए? आपको तो आर्मी से 1 महीने बाद छुट्टी मिलने वाली थी ना? माँ जी, ससुर जी को बहुत दिन पहले छुट्टी मिल गई थी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इस बार आपकी सालगिरह पर आपकी दोबारा शादी करवा दी जाए। तो बस अब आपको शादी के लिए तैयार होना है। कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। सलोनी की नई शादी हुई थी और दरवाजे पर सलोनी अपने पति के साथ गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी कि तभी वहाँ पर एक मोटा सा सांप आता है और नीलेश को काट कर चला जाता है। सांप के काटते ही नीलेश की मौत हो जाती है। ये देख अब सब आस पड़ोस के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। उन सभी को देखकर सलोनी की सास कुलवंती सलोनी को ताना कसते हुए कहती है, हे भगवान, हर घर में तो लक्ष्मी आती है, लेकिन मेरे घर में तो राक्षसनी आई है, आते ही मेरे बेटे को खा गई। उसकी बातों को सुन कुलवंती की एक पड़ोसन कहती है, अरे बहन, तू अपनी नई बहू को क्या बोल रही है? उसने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे बहन, उसने ही तो सब कुछ किया है। इसने तो घर में कदम भी नहीं रखे और दरवाजे पर ही मेरे बेटे को खा गई। अरे बहन, ऐसा क्यों कह रही है? जरा घूंघट के पीछे बहू का हाल तो सोच, उस पर क्या बीत रही होगी। शादी को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और उसके पति की ऐसे मौत हो गई। अगर तेरे बेटे को सांप काट कर चला गया तो बेचारी की क्या गलती है? हाँ मम्मी, भाभी को अंदर तो बुला लो। कुलवंती कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को ऐसे जाते देखकर मीनू ही अब अपनी भाभी को अंदर लाती है। कुछ समय बाद पड़ोसियों के साथ मिलकर कुलवंती अपने बेटे का अंतिम संस्कार करती है।
जहाँ नई बहू की मुंह दिखाई होनी थी और नई बहू को सच धज कर सबके सामने बैठना था। तो वही मीनू अपने हाथों में सफेद साड़ी लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी भाभी। सलोनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो वही अब मीनू अपनी भाभी के कंधों पर हाथ रखती है और सलोनी की तरफ देखती है। तो सलोनी अपनी ननद को पकड़कर बहुत जोरों से रोती है और उसको रोता देखकर मीनू कहती है, भाभी खुद को संभालिए, आपको इस तरह टूटना नहीं है। लेकिन ननद जी, मैं तो सुहागन होते ही विधवा हो गई। भाभी आप हिम्मत से काम लीजिए और ये सफेद साड़ी पहनकर नीचे आ जाइए। पूजा होनी है और उस पूजा में आपका होना जरूरी है। मीनू अब अपनी भाभी सलोनी के हाथ में सफेद साड़ी रखकर चली जाती है। उस सफेद साड़ी को देखकर सलोनी खुद से रोते हुए कहती है, अरे मेरी किस्मत, शादी के बाद लोगों की कितनी तरीके की रस्में होती है, लेकिन मेरी किस्मत में तो। सलोनी अब सफेद साड़ी पहनकर अपने घर के हॉल में आती है और पूजा में बैठ जाती है। और जब पूजा शुरू होती है तभी पीछे से कुछ पड़ोसन आपस में बातें करती हुई कहती है, अरे बहन देखा, नई बहू तो आई है और आज उसकी मुंह दिखाई होनी थी, लेकिन भगवान की लीला तो देखो, बेचारी पूजा में तो बैठी है लेकिन मुंह दिखाई की नहीं, बल्कि अपने पति की मौत की पूजा में बैठी है। हाँ बहन, सही बोल रही है। सलोनी सबकी बातें सुनकर रह जाती है और कुछ समय बाद सभी औरतें आती हैं और सलोनी के माथे से उसकी बिंदिया, सर से सिंदूर और हाथों से चूड़ियां तोड़ने और उतारने लगती हैं। और ऐसे ही अब सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद सलोनी अपने कमरे में जा रही थी। उसको कमरे में जाता देखकर कुलवंती कहती है, अरे ओ मनहूस, कहाँ जा रही है? अरे घर का काम तेरे माँ बाप करेंगे क्या? पहले तो आते ही मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे घर में रानी बनकर इस घर पर राज करने का इरादा है तेरा? पर मम्मी जी। क्या मम्मी जी? जाकर घर के काम कर और सबसे पहले खाना बना दे, भूख लगी है मुझे। सलोनी अब खाना बनाने लगती है। कुछ ही समय बाद खाना बनाकर वो अपनी सास को खिलाती है। उसको देख कुलवंती अपनी बहू सलोनी से कहती है, अरे ओ डायन, तुझे एक चीज बता दूं कि जब किसी औरत का पति मर जाता है तो वो खुद को भगवान की दासी बना देती है। इसलिए अब से तू सुबह सूरज के उगने से पहले खाएगी पिएगी और शाम को सूरज डूबने के बाद ही खाने पीने को हाथ लगाएगी, समझी? जी मम्मी जी। अब सलोनी वहाँ से चली जाती है और यूं ही समय गुजरता है। देखते ही देखते अब सलोनी की शादी को पूरा 1 साल बीत चुका था। और ऐसे ही एक दिन सलोनी मंदिर में पूजा कर रही थी और भूखे प्यासे रहने की वजह से अब सलोनी को चक्कर आ जाते हैं। वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे जमीन पर गिरती है वैसे ही वरुण नाम का लड़का उसको अपनी गोद में उठाकर मंदिर के किनारे बिठा देता है और उसके ऊपर पानी के कुछ बूंदे छिड़कता है। और जब सलोनी को होश आता है तब वो उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी उसके हाथों से पानी को दूर गुस्से में फेंकते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे क्या हो गया, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहोश होकर नीचे गिर गई और आपको बस पानी ही तो पिला रहा हूँ मैं। तुम मुझे पानी नहीं पिला सकते हो, समझे? अरे हद है, एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझसे ऐसे ही बोल रही हैं। ये सही है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि एक विधवा सूरज उगने से पहले ही खाना पीना सब कर लेती है और शाम को सूरज डूबने के बाद ही वो कुछ खा सकती है। ये कैसी बात कर रही हो तुम तो मुझे आजकल के जमाने की लड़की लग रही थी, लेकिन तुम तो वही पुराने जमाने के रूल को अप्लाई कर रही हो। सलोनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को अब सलोनी के दिमाग में बस वरुण था, तो वहीं वरुण के ख्यालों में सलोनी थी। अब ऐसे ही अगले दिन एक बार फिर सलोनी मंदिर जाती है और एक बार फिर सलोनी को वरुण दिखाई देता है। उसको देखकर अब सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान देख वरुण भी अब उसके पीछे पीछे आने लगता है और दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। धीरे धीरे अब दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सलोनी वरुण के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी सलोनी की एक पड़ोसन उसको देख लेती है और उसकी सास को सारी बात बताती है। जिसके बाद जब सलोनी अपने घर आती है तो उसकी सास उसको एक लात मारते हुए कहती है, तू तो छुछुंदर निकली, कभी इस घर मुंह मारती है तो कभी उस घर।
रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर अब कुलवंती अपनी बहू को बेहद पीटने लगती है और सलोनी के घर ये सब हंगामा एक लड़का देख लेता है जो कि वरुण का दोस्त था। वो तुरंत सारी बात वरुण को बताता है। फिर क्या था, वरुण अपनी कार निकालता है और सलोनी के घर पहुंचता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, आप सलोनी को नहीं मार सकती हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं वरुण। ऐसे कैसे नहीं आता मैंने तुमसे प्यार किया है सलोनी। मैं तुझे जिंदा जला दूंगी कलमुही। रुक जा, तेरे बाप को बताती हूँ सब कुछ और मैं तेरी बदनामी करवाती हूँ। बस मम्मी जी, अरे मेरी भी जिंदगी है, कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी जीऊँ। हाँ, मेरे बेटे को खा गई और अब अपने अरमान पूरे करेगी तू। विधवा होने के बाद भी अपनी जवानी वाली प्यास तेरी पूरी नहीं हुई है ना, जो उसे बुझाने के लिए तू जाएगी। उन सभी के बीच बहस हो रही थी और कुलवंती के इतने कड़वे बोल सुनते ही उसकी बेटी मीनू वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, बस करो माँ, अरे शादी वाले दिन भैया को सांप ने काट लिया तो इसमें भाभी की क्या गलती। तुम उसको जिस तरह से रखती हो वो कोई आरामदायक जिंदगी नहीं बल्कि नरक से भी बदतर जिंदगी थी वो भाभी के लिए। और अगर आज भाभी ने अपना जीवन साथी को चुन लिया तो क्या गलत किया। भाभी आप जाओ, इस विधवा के बंधन को तोड़कर आप शादी कर लो। और वैसे भी इंसान दूसरी शादी तब करता है जब उसका डाइवोर्स होता है या उसका पार्टनर इस दुनिया में ना रहे। और भैया तो अब रहे नहीं, तो आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हैं। तुम सही कह रही हो मीनू, अभी बहू की उम्र ही क्या हुई है। बहू मुझे माफ कर दे, जा बहू, जी ले अपनी जिंदगी। इस तरह अब सलोनी वरुण से शादी कर लेती है और अपनी सास का आशीर्वाद लेकर वरुण के साथ उसके घर चली जाती है और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।